Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to this free revision series, right, for prelims 2025. And ये देखिए हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। एंड लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने प्रियम्बल को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एंड मैंने आपको उसमें जितनी भी ट्रिक्स थी याद करने का वो सभी तरीका, ठीक है, चाहे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सब कुछ बता दिया था। एंड इस पे देखिए 2020 जो 3 है उसमें एक क्वेश्चन भी आया था 23 या 22 में, तो उसको डेफिनेटली जाके ट्राई करिएगा। और ये मैंने बताया भी था कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो आपका ट्रिपल SSI है, ठीक है, SSI वो बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपका जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर है वो बाद में ऐड हुआ है। तो इफ आई से व्हाट एग्जैक्टली वाज ऑन 26 जनवरी 1953, तो सॉवरेन, ठीक है, उसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट एंड सेकुलर कब ऐड हुआ है। सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो ऐड होता है, ठीक है, वो आपका जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे ऐड हुआ है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, तो ये याद रखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ, आज आगे बढ़ते हैं एंड लेट स्टार्ट ऑफ विद अ क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले यार मैं स्क्रीन पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको पॉज करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। सो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा NSOR, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो ओथ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ओथ की ट्रिक क्या थी, जग में कैन कम, हाँ है ना। तो यहाँ प्रेसिडेंट तो है नहीं, तो यानी थर्ड काट दो, एंड जैसे ही क्या करेंगे, थर्ड काट देंगे, थर्ड काट दो, थर्ड काट दो, थर्ड काट दो, आंसर आ गया सी, हाँ है ना। जग यानी जस्टिस, जज में, जग में कैन, ठीक है, में इज क्या, मिनिस्टर, ठीक है, और MP ये भी हो गया। तो 1 2 एंड फोर्थ आंसर इज सी, ठीक है। तो ये सब देखिए मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन सब का, एक इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो आई डोंट फील कोई रॉकेट साइंस है। अगला सवाल कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट अंडर विच लिस्ट, ये पूछा गया है। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप शायद कर ले जाएंगे कि देखो सर हमें ये पता है 5 ईयर प्लान थे, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो यूनियन गवर्नमेंट तो पक्का है, यूनियन पक्का है, तो स्टेट तो कट गया, हाँ है ना, ये कट गया, है ना। तो मतलब या तो वो बी होगा या तो वो सी होगा। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो, इवन हमारे यहाँ क्या है, कोई ऐसा प्लान है जो स्टेट बनाता है, हाँ सर, GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, है ना। ये जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम सभा वगैरह का जो रोल होता है, तो सर स्टेट भी बनाता है। अब स्टेट और यूनियन दोनों है, तो क्या हो गया सर, कॉन्कोरेंट हो गया, खत्म। तो देखा, अगर आपसे सवाल नहीं हो रहे हैं बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड अगर आप यही स्किल और डिटेल में सीखना चाहते हैं मेरे साथ, सो द कोर्स कॉल्ड एज रेस, उसमें आ जाओ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग कोर्स, एंड वहां पे मैं पूरा का पूरा ना 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन को इसी तरीके से डिस्कस करूंगा कि क्या आंसर हो सकता है, कैसे पहुंचा जा सकता है। सिंपली आप civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एंट्री नंबर 20 देखना चाहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, तो वहां पे आपको क्या, इकोनॉमी एंड सोशल प्लानिंग दिखाई देता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, ये आप ट्राई करिएगा, होमवर्क में दे रहा हूं। दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम वेयर, ठीक है। ये UPPCS प्री में पूछा गया था, इसको आप ट्राई करिएगा डेफिनेटली, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फेमस IR कोहेलो केस में क्या बोला गया था, मतलब कौन से शेड्यूल से रिगार्डिंग था, ठीक है। तो ये दिस वाज रिगार्डिंग 9 शेड्यूल, याद रखिएगा। एंड इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोर्ट्स हैं, ठीक है, 9 शेड्यूल के लॉज को भी क्या है, वो भी अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो क्या करेंगे, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन को वायलेट करेंगे, तो हम 9 शेड्यूल के लॉज को भी क्या है, हम एज अ नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो दिस केस upheld the authority of the judiciary to review the laws including including the ones in the 9 schedule, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लेट्स बिगिन विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत इजी है, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स यू ऑल नो दैट दीज आर द राइट्स
विच आर वेरी वेरी फंडामेंटल फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर ये राइट्स नहीं है, ठीक है, तो फिर मतलब जीवन जो है दैट इज मोर ऑफ लेस देन अ ह्यूमन, एंड वो एनिमल्स के बराबर हो जाएगा। तो बेसिक आइडिया इज कि दे अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये सब तो फिलोसफिकल बातें प्री में नहीं पूछी जाएगी, जो मेन प्री का सवाल यही है कि सर कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 3 सेकेंड आर्टिकल बताओ 12 से 35 1 2 3 5 नंबर याद रखना, 1 2 3 5 सिंपल, 1 2 3 4 लगाते हो, 1 2 3 5 कर देना, कभी भूल जाओ तो मैं याद करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 4 को काट के 5 लगा दो, 1 2 3 5 सिंपल, 12 से 35 याद हो गया सर। अच्छा ये डेराइव कहाँ से हुए हैं, तो मोस्टली ये देखो बिल ऑफ राइट्स यूएसए लिए गए हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, एक ना नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, राइट, हम पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे 1928 के आसपास, वहां पे भी इनका मेंशन किया गया था, ठीक है। दूसरा, ये जस्टिसेबल होते नेचर में। जस्टिसेबल मतलब कि अगर ये वायलेट किए जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि आप मेरे राइट्स को एनफोर्स करवाओ, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, तो ये राइट्स डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, कैन दे बी सस्पेंडेड इन नेशनल इमरजेंसी टाइम्स? यस बिल्कुल, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स। कौन से? रिमेंबर 20 एंड 21। 20 एंड 21 दे जस्ट कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एक सवाल, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम एक लेट्स टेक अ क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, असर्शन रीजन का है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, हाँ है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, हाँ है ना। अब क्या ये इसका रीजन है? तो सिंपली एक बिकॉज लगा दो और स्टेटमेंट को रीड कर लो। The Constitution of India has been the longest one because the fundamental rights have been borrowed from the American Constitution. What rubbish! What rubbish! ये रीजन तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, बट R does not explain A, ठीक है, A को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट ऑन दिस, एंड फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से लिए गए, नो डाउट्स ऑन दिस, पर ये इसका सही जवाब नहीं है, ठीक है, राइट। अब आपको मुझे बताना है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वन, तो वाई में 2-3 रीजन आप क्या मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट वन? 2-3 रीजन बताओ, लेट्स सी, ठीक है। ये चलो मेंस में आ गया कमेंट, तो क्या लिखोगे? एटलीस्ट 2-3 रीजन बताओ, देखते हैं जरा कितने को आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, ओनली द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड नॉट द स्टेट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ना आर्टिकल 33 इंपॉर्टेंट है, इसी पीसीएस में मैंने देखा था 33 पे डायरेक्ट क्वेश्चन था कि 33 इज बेसिकली नथिंग बट पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, इन लोग के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है ना, आर्म्ड फोर्सेस, इन लोग के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये ऐसे अप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो नॉर्मल पीपल के लिए है, बट अगर आप आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री में, पुलिस फोर्स में, तो आपके राइट्स बहुत मॉडिफाइड एंड रिस्ट्रिक्टेड है, एंड वो इनके जो स्पेसिफिक एक्ट्स दिए गए हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, देयर एप्लीकेशन टू दीज मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस वगैरह आर वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड, बट ये रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? क्वेश्चन ये है, रिस्ट्रिक्शन या फिर इनसे राइट्स कौन छीन सकता है? स्टेट नहीं, पार्लियामेंट, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट फंडामेंटल राइट से दूर है, काफी दूर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज नोट, राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया गया, नाउ इट्स अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो ये भी पूछा जा चुका है कि अभी राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन क्या है हमारे स्टेट में, ठीक है। तो आर्टिकल 300A में, तो यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी जाती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसको याद करवाने का तरीका क्या है कि ये 33 हम कैसे याद करें? तो देखो 3 और 3 में क्या है, यूनिफॉर्म, मिलिट्री, सिमिट्री दिख रही है, बस, यानी अगर कभी 33 और 34 में कंफ्यूजन हो तो डरना मत, 33 सिमिट्री, सिमिट्री इज मिलिट्री, वाह 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 वाह, और 34 मिलिट्री है, तो उसके बाद क्या बनेगा? मार्शल लॉ, हाँ है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आप याद रख सकते हो, 33 34 में खेल सकता है, तो आप कभी तो नहीं भूलोगे 33 इज क्या, सिमिट्री, सिमिट्री इज मिलिट्री, हाँ है ना, यूनिफॉर्म मिलिट्री में होती है, तो बस ये मिलिट्री के लिए क्या किया जा सकता है? रिस्ट्रिक्ट, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बताता है, एंड ये सभी आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन कौन होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट नहीं होता, इवन
इवन जो लोकल अथॉरिटीज जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पीआरआई, अर्बन लोकल बॉडीज, ये सब भी है। इवन जो सरकारी कंपनीज हैं, एलआईसी, ओएनजीसी, ये तक भी स्टेट में कहलाती हैं। तो याद रखना। सर क्या प्राइवेट बॉडी भी स्टेट बन सकती है? बिल्कुल, अगर वो सरकार के लिए कुछ काम कर रहे हों। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है दैट आर्टिकल 12 इंक्लूड्स इवन प्राइवेट बॉडीज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। तो लेट से कल को इन्फोसिस को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सरकार का, एंड देन यू कैन कोट, देन इन्फोसिस बिकम्स द पार्ट ऑफ द स्टेट एज वेल। ठीक है, तो फिर ये भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्फोसिस विल बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट, दो इन्फोसिस इज अ मतलब इट्स अ कंपनी विच इज ओन्ड बाय द प्राइवेट शेयर होल्डर्स प्लस पब्लिक लिस्टेड है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एंड देयरफॉर द एक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्राइवेट बॉडी है, नहीं 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 नहीं, इफ इट इज वर्किंग फॉर द स्टेट तो इट इज द स्टेट, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ बियरिंग ऑफ ऑन एजुकेशन। ठीक है सर, एजुकेशन पे किस किस का बियरिंग होगा देखते हैं। तो देखो 7 शेड्यूल तो पक्का होगा, क्योंकि एजुकेशन तो लिस्ट है तो एक ना एक में है, और एजुकेशन वी नो इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ ना, तो 5 तो पक्का होगा, तो एक काट दो। हाँ ना, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह में भी हमने पढ़ा है कि भैया एजुकेशन के लिए प्रोविजंस बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए हमने पढ़ा है सर। हाँ है ना, तो 1 भी होगा, तो ये भी काट दो। हाँ सॉरी, ये भी काट दो, बी भी काट दो। हाँ, तो अब क्या बचा? अब बचा सी एंड डी। हाँ ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया सही, रूरल बॉडीज दोनों में 2 2। ठीक है, अब क्या 5th एंड 6th शेड्यूल होगा? नहीं, अब खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, अगर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज की यहाँ बात कर रहा है तो 5th एंड 6th शेड्यूल में भी तो कुछ कुछ इस टाइप की बोली जाती है, बॉडीज वगैरह, लोकल गवर्नेंस वगैरह होगा। है ना? ठीक है, तो क्यों सोच रहे हो, इतना सोचना क्या है? ठीक है, लगा दो डी, आंसर इज डी। ठीक, बिकॉज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज when they have some kind of a provision regard to the education, तो क्या 5th एंड 6th शेड्यूल में कुछ एक भी अगर छोटा सा भी प्रोविजन हुआ तो आंसर आ जाएगा ना, तो बस लगा दो। तो ये भी हमने देख लिया है क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड, आर्टिकल 12 डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 13 बात करता है बेसिकली इट्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू, दैट इज जितने भी लॉज हमारे देश में अगर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, विद द फंडामेंटल राइट्स, दे शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द कोर्ट। ये ध्यान रखना। एंड क्या जुडिशियल रिव्यू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लगाता है? नहीं, हाई कोर्ट भी लगा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 12 डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, बट आर्टिकल 13 डिफाइंस व्हाट? आर्टिकल 13 डिफाइन लॉज, और वो कैसे लॉज? ठीक है, वो जितने भी लॉज दे शुड बी इन, यू कैन से सिंक्रोनस विद द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी आर्टिकल मतलब कोई भी लॉ, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। अब याद रखना आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 में ना लॉज तो मेंशन्ड है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एज अ लॉ नहीं बोला है उन्होंने। ठीक है, तो अगर पहला स्टेटमेंट आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लॉज माना जाता है अंडर आर्टिकल 13, आंसर इज नो। ठीक है, बट सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? आंसर इज यस, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना। बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट सीए कैन बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कब बोला गया था? केशव नंदा भारती केस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 13 पता होना चाहिए, इट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द लॉज। ठीक है, राइट। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्या कि लॉ का मतलब सिर्फ लेजिस्लेचर वाला लॉ नहीं होता इसमें, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, कोई बाय लॉ, कोई रूल रेगुलेशन, सब कुछ, इवन कस्टमरी लॉज, वो भी लॉ की कैटेगरी में आते हैं अंडर आर्टिकल 13। यानी 12 डिफाइन करता है स्टेट को और 13 डिफाइन करता है लॉ को। एंड प्लीज नोट, लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आता, बट इट कैन बी चैलेंज्ड, इट कैन बी चैलेंज इन a Supreme Court for violating fundamental rights. This is very very important. ठीक है, राइट।
सो ये हमने डिस्कस कर लिया 12 एंड 13. लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 यू ऑल्सो नो, राइट टू 14. आर्टिकल 14 टू 18 विच इज राइट टू इक्वालिटी. अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 बेसिकली ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. सो आर्टिकल 14 के दो कंपोनेंट है. फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, राइट, एंड सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. ठीक, अब इसको हम समझेंगे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या है. ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझिएगा. इक्वालिटी बिफोर द लॉ का सिंपल मतलब है कि सर सब बराबर है, ठीक है, इन द आईज ऑफ द लॉ. यानी लॉ सब पे एक जैसा लगेगा. कभी भी जब भी आप लॉस को अप्लाई करोगे आप किसी को पार्शियलिटी नहीं करोगे. यानी नो वन हैज एनी काइंड ऑफ प्रिविलेजेस. सिंपल एज दैट. सब बराबर है भाई, सब बराबर है. अगर मर्डर किया है तो आपके सजा वही मिलेगी जो लेटर से किसी गरीब को मिलेगी, जो लेटर से किसी अमीर को मिलेगी. नहीं, सबको बराबर है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. लॉ जब लगेगा, मर्डर की सजा सबके लिए है, सेम है. ऐसा नहीं है कि भाई अमीर ने मर्डर कर दिया तो कम, वो गरीब ने कर दिया तो ज्यादा. ऐसा कुछ नहीं है. या फिर लेटर से कोई कास्ट सिस्टम में ऊंची कास्ट ने कर दिया तो कम, नीची कास्ट ने कर दिया तो ज्यादा. ना, इट इज सिंपली मीन्स किसी के पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, सब कोई बराबर है. जब लॉ लगाया जाएगा, एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड. लॉ इज ब्लाइंड, लॉ विल बी एप्लीकेबल सब पे. कोई किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिली जाएगी, किसी को कुछ स्पेशल वो नहीं मिलेगा. ठीक है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट. लॉ सुप्रीम है, नो बडी इज अबव द लॉ. ठीक है, नो बडी इज अबव द लॉ. ठीक, और ये देखिए, याद रखिएगा, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है. क्यों नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज. स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. ठीक है, राइट. अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो सेकंड पार्ट है. अब ये क्या बोलता है? ये कहता है सर पता है आपकी वो लॉ वाली बात तो मैंने समझ ली, बट ना कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ना अलग अलग लेवल पे होते हैं. ठीक है, अलग अलग लेवल पे होते हैं. तो अगर आप कोई लॉ अप्लाई करना चाह रहे हो एंड अगर इनहेरेंटली सब अलग अलग लेवल पे और आपने एक जैसा ट्रीट कर दिया, आपको नहीं लगता कि कुछ इनजस्टिस हुआ है? हाँ, है ना. ठीक है, तो अगर जो लोग अलग अलग लेवल पे है तो आप सेम लॉ उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो? हाँ ना. अब जैसे मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ. सर टैक्सेशन का लॉ है, हाँ है ना. अब सर आप इस पहली वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो सर गरीब आदमी से भी फिर सेम टैक्स लोगे जो अंबानी से लोगे. ये तो गलत है सर, ये तो गलत है. यार बात तो तुम सही कह रहे हो, ये तो गलत है. हाँ है ना. यानी पहले कॉन्सेप्ट के साथ कुछ तो दिक्कत है कि अगर सर मैंने आंख बंद कर दी तो मुकेश अंबानी से भी सेम टैक्स लिया जाएगा और यार कोई गरीब आदमी से भी सेम टैक्स लिया जाएगा. हाँ है ना. तो फिर क्या करें? तो आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. यहां पे क्या किया जाता है? यहां ये बोला जाता है कि यस सर, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, बट वी विल ओनली नॉट डिस्क्रिमिनेट इफ यू आर एट इक्वल लेवल. कि सर अंबानी है तो अडानी है, अंबानी अडानी पे अब सेम टैक्सेशन लगेगा क्योंकि अंबानी की टक्कर का अडानी है. हाँ है ना. सो इक्वल ट्रीटमेंट हुआ अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस. नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल अप्लाइंग लॉस टू पीपल सिचुएटेड सिमिलरली. बट सर अगर अंबानी है और एक यार गरीब आदमी है यार, तो आप समझ लो, तो आप सेम टैक्स कैसे लगा दोगे? ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या करेगा, स्टेट कुछ ऐसे प्रोविजंस लेगा जिससे कि गरीब आदमी की कुछ मदद हो जाए. ठीक है, एंड इसीलिए क्या है, स्टेट क्या करेगा, गरीब आदमी से ऑलमोस्ट जीरो टैक्स ले लेगा. हाँ है ना. सो इट्स अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. या फिर अमीर से ज्यादा टैक्स लेगा, गरीब आदमी को कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर देगा. हाँ है ना. तो दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जहां स्टेट आपकी क्या करना चाह रहा है, मदद करना चाह रहा है. ठीक है, राइट. एंड दिस इज अ अमेरिकन कॉन्सेप्ट. ठीक है, यानी सर ये काइंड ऑफ रिजर्वेशन यहीं से आ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस. तो आप खुद बताओ, जब हमारे देश में, ठीक है, अनटचेबल्स के साथ एंड यू विल सी द वनरेबल सेक्शंस के साथ जब इतना इनहेरेंटली उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो सर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे लगा सकते हो? हाँ है ना. तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहां से आता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन सर, बट यू शुड बी सिचुएटेड सिमिलरली. अगर दो लोग सिचुएटेड सिमिलरली नहीं है तो वी सॉरी सर, हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर जस्टिस लाना है ना. एम ऑफ ऑल दीज राइट्स इज टू एंश्योर जस्टिस. तो वो तो अन्याय हुआ ना फिर. हाँ है ना.
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आई होप मैं ये चीज समझा पाया होगा। एंड इसी में देखिए आर्टिकल 14 में ही जो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखा जाए तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नथिंग, लिखा गया है ना कि लॉ इज सुप्रीम, यानी इट इज द रूल ऑफ लॉ। हाँ ना, रूल ऑफ लॉ के अंदर तीन इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। पहला, किसी के पास कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, वही वाली बात, रिमेंबर, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अभी हमने देखा कि सर लॉ इज सुप्रीम एंड क्या है, एवरी सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ द लॉ। ठीक है, बिल्कुल। एंड थर्ड, हर एक इंसान के पास राइट्स होते हैं सर, हर एक इंसान के पास राइट्स होते हैं, एंड इन राइट्स की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एवी डाइसी। तो याद रखना, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी, तीन कॉम्पोनेंट पूछा जाएगा। पर यहां पता है एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है, बट इंडिया में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड नहीं चलता। थर्ड क्या मतलब, इंडिया में सर राइट्स नहीं है क्या? इंडिया में राइट्स हैं भाई, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फिर ये सर कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, इनफैक्ट हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से राइट्स आए, हाँ ना, वहां से फंडामेंटल राइट्स आए, याद रखना सर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फंडामेंटल राइट्स, हाँ है ना। तो पहले फंडामेंटल राइट्स है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, ना कि वाइस वर्सा। ठीक है, बट ब्रिटेन में याद है हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे लॉ बनते जाते वैसे वैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इज नॉट द केस ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट। ठीक है, तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमारे थोड़ा सा ट्विस्ट करके लगाया जाता है, बट हमारे देश में भी रूल ऑफ लॉ है, और आपको ये तीन एलिमेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ पता होने चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी के पास कोई भी आर्बिट्रेरी पावर, कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होगी। ठीक है, राइट। दूसरी, सबके सब लॉ के सामने सर झुकाएंगे, इन द सेंस लॉ इज सुप्रीम, लॉ सबको एक जैसे ट्रीट करेगा। ठीक है, राइट। एंड थर्ड, हम सबके पास इन राइट्स हैं। ठीक है, एंड जो एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ में, उससे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी राइट्स की वजह से आया है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के तीन एलिमेंट्स पे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 में PYQ पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, विल डू ऑल दिस क्वेश्चंस एज वेल। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर आर्टिकल 14 में कोई एक्सेप्शन नहीं है ना सर? बिल्कुल है, और यही भर भर के एक्सेप्शन पे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ ना। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 361 जो ये कहता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये लोग सर्टेन इम्यूनिटीज, सर्टेन प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ऊपर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, और सर अभी आप कह रहे हो प्रिविलेज है, हाँ है ना, यही तो एक्सेप्शन है, हाँ है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 361 सब क्लॉज 2 ये कहता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी जब तक वो ऑफिस में तब तक तो कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 361 सब क्लॉज 3 ये कहता है नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, हाँ ना। तो ये चीज आप याद रखो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इनके पास ये प्रोटेक्शन है, 361 सब क्लॉज 2, 361 सब क्लॉज 3। ठीक है, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, यानी यहां से आप समझ लो ना, ठीक है, क्या सिविलियन कर सकते हैं, हाँ है ना। ठीक है, राइट, तो पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, जब हम क्या बोलते हैं व्हेन वी विल स्टडी गवर्नर और वो सब चीजें। ठीक है, जब हम वो करेंगे ना तब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट स्टिल द आइडिया इज दे डू एंजॉय इम्यूनिटीज, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट 361 सब क्लॉज ए क्या, कि फ्रीडम फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, सिटी, रेडियो, ये सब। ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ द ट्रू प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि अगर आप इनका कुछ पब्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, एज इट इज जो रिपोर्ट आ रही है, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो 361 ए भी है। देन आर्टिकल 105 और 194, दीज आर द पार्लियामेंट्री एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। ठीक है, जो MP MLA एंजॉय करते हैं, ठीक है, इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ये कुछ भी बोले पार्लियामेंट में, कुछ भी। ठीक है, तो सर ऐसे तो ये कुछ भी बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं, स्पीकर एक्शन ले सकता, पार्लियामेंट ले सकता है, कोर्ट नहीं कुछ कह सकती। ठीक है, कोर्ट नहीं कह सकती। देन आर्टिकल 31 सब क्लॉज C, ठीक है, ये क्या कहता है
कि अगर द लॉज हैव बीन मेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपीज, ठीक है, राइट, सर्टेन डीपीएसपी, कौन कौन से, 39B 39C, तो फिर वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। 39B 39C क्या है ये भी देख लो, ठीक है। द कोटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ठीक है, इस तरीके से मटेरियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करो कि कॉमन गुड हो। एंड 39C कंसंट्रेशन, कि प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल 14 के मतलब है ना भाई, 31 सब क्लॉज सी, ठीक है, जो ये कहता है कि अगर मैंने कोई भी लॉ बनाया 39 सब क्लॉज बी एंड 39 सब क्लॉज सी को एनफोर्स करने के लिए, तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा, तो एक्सेप्शन हो गया ना, खत्म। एंड देन फॉरेन रूल्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स, ठीक है, इनके पास भी दे आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग, एंड यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है, दे ऑल्सो एंजॉय सर्टेन काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, दीज आर ऑल एक्सेप्शंस टू आर्टिकल नंबर 14। इन शॉर्ट, लॉ से ये थोड़े से ऊपर है, इन पे लॉ ऐसे नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना आर्टिकल 14 चिल्ला चिल्ला के, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, है ना, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। नहीं नहीं, यहाँ तो देखो, यहाँ तो मस्त क्रिमिनल कांड कर दो तुम, ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ भी बक दो, है ना, फॉरेन एम्बेसडर्स है आके कुछ भी कर दें, ठीक है, यूएन की एजेंसी, राइट। तो मतलब इनके लिए ऑर्डिनरी लॉ पे इनके अलग प्रोसेस है, ठीक है, इनका अलग प्रोसेस है, राइट। बट स्टिल ये आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए, एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 सिंपली ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम सर ना किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम मतलब स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन। कौन से ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे सर, कौन से, R2CSP, R2CSP, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मैं इसलिए बता रहा हूं R2CSP क्योंकि अगला जो है आर्टिकल नंबर 16 जब हम पढ़ेंगे, है ना, एम्प्लॉयमेंट वाला, तो वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन हम की बात करते हैं, वहां क्या है, वहां है सर R3CSP, रेस, रिलीजन, रेसिडेंस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी सर आर्टिकल 15 वर्सेस आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 में R2CSP एंड आर्टिकल 15 में है R3CSP। ये चीज ध्यान रखना, इसी में ही खेला होगा, समझो, इसी में ही खेला होगा, ठीक है। तो अब मैं कैसे याद रखूं सर, 15 में R3 लगा दिया तो, अरे बड़ा कौन है भाई, 15 बड़ा है 16 बड़ा है ना, 15 छोटा है ना, 16 बड़ा है, ठीक है, तो R2CSP लगा दो, 16 बड़ा है तो R3CSP लगा दो, खत्म यार, इतनी सिंपल बात, है ना, ठीक है, आम जिंदगी और मेंटो जिंदगी, ठीक है। तो द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना, प्लस ये तो क्या है 15 सब क्लॉज 1, सिमिलरली आता है 15 सब क्लॉज 2। अब 15 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, वही सेम बात, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन जगह पे भी आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इवन फॉर द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, विच आर मेंटेन्ड होली और पार्शली बाय द स्टेट। अब ये नहीं कह सकता कोई कि यार मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल है मैं नहीं घुसने दूं, ये तो ही ना कि कल को क्लेम कर दोगे ना, ध्यान से पढ़ो, मेंटेन्ड होली और पार्शली बाय स्टेट, हाँ है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें बहुत पता है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा जाता है इज विद रिगार्ड्स टू 15 सब क्लॉज 2, ठीक है, कि 15 सब क्लॉज 2 जो अभी हमने डिस्कस किया, ये शॉप वॉप वाला अभी हमने, है ना, वेल वेटिंग वाला, ये क्या है, इवन प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट यू। एंड 15 सब क्लॉज 1 जो हमने देखा था, है ना, ठीक है, कि वो तो स्टेट, वो ओनली बाय द स्टेट है, ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट देख रहे हो कि इवन आपको ना यहाँ प्राइवेट पार्टीज भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, है ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज टू बी नोटेड दैट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो हमने अभी ये देखा,
seek to prohibit discrimination by both state and the private individuals. So even private individual cannot discriminate you. जबकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 prohibits discrimination only by the state. यहीं पे क्वेश्चन फंसाएगा, यहीं पे क्वेश्चन फंसता है ना, ये चीज याद रखना, ठीक है। दूसरा, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है दोस्त, यानी अदर ग्राउंड्स में तो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अदर ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट, हाँ ना। द वर्ड ओनली परमिट्स टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन, ठीक है, बट ऑल ग्राउंड्स कहाँ लिखे इसमें, एकेडमिक ग्राउंड्स कहाँ है, हाँ है ना सर इसमें क्लास का लिखा हुआ है, हाँ है ना, बिल्कुल। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हाँ है ना, ईडब्ल्यूएस कोटा, ओके, क्योंकि यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ रिलीजन लिखा है, रेस लिखा है, कास्ट लिखा है, सेक्स लिखा है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है, सर यार ईडब्ल्यूएस कहाँ लिखा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि बाद में जो उसको अपहेल्ड किया गया वो यही किया गया है। जब उसका कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि यार क्लास तो नहीं मेंशन है ना, ठीक है। हालांकि अमेंडमेंट किया गया यहाँ पे, बेसिकली इसका एक्सेप्शन है, पहले इसका एक्सेप्शन पढ़ते फिर इसकी कहानी को पूरी समझते। अब इन आर्टिकल्स के बाद ना इसमें एक्सेप्शन है, क्या है कि सर हम वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है सर। हम ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी क्या कर सकते हैं, SC ST के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम ये बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है। जब क्या हुआ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 15, 1, 2 एंड 3 सब क्लॉज दे दिए गए, बट जैसे ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो उसमें आया 15 सब क्लॉज 4, और इसमें यह बोला गया कि क्या हम SC ST के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। फिर आया कुछ टाइम बाद 15 सब क्लॉज 5, ठीक है, 2005 में मंडल कमीशन के बाद, कि हम ना सर OBC के लिए भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। और अब आया 15 सब क्लॉज 6 कि सर हम ना EWS कैटेगरी के लिए भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। इसमें जो डिफरेंस है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली अमेंडमेंट्स पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट से SC ST को यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है इन द सेंस उसके लिए स्टेट ने मेजर्स लिए हैं, तो वो क्या है, वो 1951 में हुआ था, OBC को 2005 में हुआ था, और EWS को 2019 में दिया गया था, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग इस तरीके से ना पूछा जा सकता है, हाँ है ना, ठीक है। और 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया गया था कि क्रीमी लेयर को जो OBC के हैं उनको बाहर करो यहाँ से, ठीक है, दे वुड शुड बी ट्रीटेड एज जनरल, ठीक है। तो ये चीज ना यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 15 का, ठीक है, एक तो ये कि ये प्राइवेट पे भी चलता है, ठीक है, राइट। दूसरा जो हमने यहाँ पे ये पूरी स्टोरी देखी, ठीक है, कि इट सीक्स टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल बेस्ड ओनली ऑन व्हाट, ये यानी अदर्स पे किया जा सकता है, ठीक है। और प्लस इसके हमने क्या है, एक्सेप्शन टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन देखा कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए करा जा सकता है, ठीक है। प्लस स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, फॉर एंड सिटीजन फॉर SC ST, ठीक है, रिगार्डिंग एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, राइट। एंड प्लीज नोट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये हम रिजर्वेशन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट इन केस ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाद में, ठीक है, उसके बाद जब 15 सब क्लॉज 6 आ गया तो क्या हो गया, तो आपकी EWS कैटेगरी भी आ गई है, ठीक है। तो अब हम क्या है, वी आर ट्राइंग टू मतलब इकोनॉमी इज नाउ ऑल्सो अ क्राइटेरिया, ठीक है। बट ये R2 CSP और R3 CSP पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। अब ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या है कि यहाँ स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ क्या है, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहां पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं था, ठीक है, वहां आपका एजुकेशन अदर चीजों के लिए था, बट यहाँ क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सक्लूसिवली 16 पे, ठीक है। एंड बट याद रखना यहाँ R3 CSP है, ठीक है। एंड एक चीज और ध्यान रखना, दो क्या है कि प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बट यस पार्लियामेंट कैन सर्टेनली प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपको रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया है, तो बट ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रखिएगा।
ठीक है, एंड दिस आई फील इज डन। ठीक है, आर्टिकल 16 में यहाँ पे ये हमने कर लिया, एंड इसका एक्सेप्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, बाकी इसका अमेंडमेंट वही जब ऐसी वो जो आपका एक्सेप्शन हुए थे, मतलब एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, जब अमेंडमेंट किए गए थे, ठीक है, तो यू ऑल नो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें भी क्या आया, इसमें भी फिर आपका क्लास बेसिस पे जो है अमेंडमेंट को किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, EWS अब हमारे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, जब हम रिजर्वेशन पढ़ेंगे तब हम और डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को। ठीक है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में रिजर्वेशन की बात करिए, उसमें SC ST OBC वगैरह को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डोंट वरी दैट व्हेन वी विल स्टडी रिजर्वेशन तब हम इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको पता होना चाहिए, मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। ठीक है, कि पार्लियामेंट कौन करेगा। ठीक है, R2 CSP R3 CSP इज रेजिडेंस द क्राइटेरिया और नॉट, है ना, बट व्हेन वी विल डिस्कस रिजर्वेशन, ठीक है, जब वहाँ पे कमिटीज वगैरह आपका ना रोहिणी कमीशन और ये सब पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो अब देखो कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, राइट, सेंसस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, राइट। अब देखो कॉर्पोरेशन टैक्स किसमें, इट्स इन द यूनियन लिस्ट, एंड ध्यान से देखो ये 2001 में आया है। ठीक है, पहले इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर रेलवे पुलिस, दिस इज अ स्टेट लिस्ट। ठीक है, राइट, दो रेलवे इज इन द यूनियन लिस्ट बट रेलवे पुलिस इन द स्टेट लिस्ट, ये हमने बात कर लिया। कॉर्पोरेशन टैक्स एंड सेंसस आर इन द यूनियन लिस्ट, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग अभी हमने डिस्कस करा कंकरेंट लिस्ट में। अब देखो मैं क्यों कहता हूँ ये करना इंपॉर्टेंट है, 2024 का पेपर देखो, हाँ है ना, अगर 2024 का देखोगे पूछोगे विच इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज इन द स्टेट लिस्ट, हाँ है ना, गलत। ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, गलत। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, सही है। एंड कॉर्पोरेशन टैक्स इज इन द स्टेट, नहीं, अभी हमने देखा यूनियन में, गलत है। एंड अगर आपको नहीं आता है लॉजिक से भी सॉल्व हो जाता है, कैसे, इंटर स्टेट की बात कर रहा है, अगर कोई भी चीज इंटर स्टेट है, हाँ है ना, तो भैया स्टेट कैसे बना लेगा, मुझे आप बताओ। अगर कोई भी चीज इंटर स्टेट है तो स्टेट कैसे बना लेगा, हाँ ना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है, जहां कुछ भी वो आता है तो जो फटाक से यूनियन आ गया ना, दो स्टेट में फिर लड़ाई नहीं हो जाएगी, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, तो आप दो तक ले आ सकते थे। ठीक है, एंड देन अगर आपने कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ा होता तो कॉर्पोरेशन टैक्स इज इन यूनियन, तो ये भी कट जाएगा, आंसर आएगा। एंड आप वैसे भी लॉजिक लगा सकते थे, अगर कोई भी चीज इंटर स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, तो यूनियन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। था ना फुद्दू सवाल, बट स्टिल आप ऐसे देखो क्या कि ये एक प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, हाँ है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट एंड यू योरसेल्फ विल फील द डिफरेंस। चलिए, दिस इज अ क्वेश्चन आई एम लीविंग ऑन दिस नोट कि आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है हमने 14 15 16 कर लिया, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली खत्म कर देंगे।